हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जी सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में जीके जीएस से कुछ फैक्ट्स को जानेंगे, जो फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग चलते हैं। आप हमारी पिछले वीडियो को भी जाके देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वह भारत के परिप्रेक्ष्य में है, जिसमें भारत के सभी राज्यों में ऐसे कौन सी फसलें हैं जो उगाई जाती हैं और उनकी जो शाखाएं हैं, किस शाखाओं में किसका अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जो कृषि विधियां हैं उनके नाम: सेरीकल्चर, इसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन है। पीसीकल्चर, यह पीसीकल्चर है जो मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है फ्लोरिकल्चर, इसमें फूलों का उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती से अध्ययन किया जाता है, जिसमें अंगूर की खेती से संबंधित टेक्निक्स के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद है वर्मीकल्चर, इसमें केचुआ पालन से संबंधित अध्ययन के बारे में बताया गया है। पोमोकल्चर जो है फलों के उत्पादन संबंधित अध्ययन है, जिसके अंतर्गत फलों के उत्पादन को बढ़ाने और फलों को सुरक्षित रखने एवं फलों की अच्छी किस्म को पैदा करने के लिए अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है ओलेरीकल्चर, यह सब्जियों के उत्पादन से संबंधित अध्ययन है। हार्टिकल्चर, जिसमें बागवानी से संबंधित अध्ययन है इसमें। उसके बाद है एरोपोटिक, यह हवा में जो पौधे उगते हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स, यह जो शाखा है इसके अंतर्गत पानी में जो पौधे उगते हैं इनसे संबंधित अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और हवा में उगने वाले पौधों को एरोपोटिक की शाखा के अंतर्गत जानकारी प्राप्त होती है या इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और ये जो भी शाखाएं हैं ये सब इसके अध्ययन में सरलता लाती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कृषि क्रांतियां हैं, यह कौन कौन सी कृषि के क्षेत्र में क्रांतियां हुई हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख है हरित क्रांति, यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है जिसमें। उसके बाद है श्वेत क्रांति, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीली क्रांति, यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। और पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। यानी कि जो पीली क्रांति को हम लोग तिलहन उत्पादन के नाम से जानते हैं और रजत क्रांति को अंडा उत्पादन के नाम से जाना जाता है। कृष्ण क्रांति, इसमें बायोडीजल उत्पादन से संबंधित ये क्रांति है। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति जो है यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। तो ये जो भी क्रांतियां हैं और ये क्रांतियां किससे संबंधित हैं, तो हम लोगों ने देखा कि यह जो क्रांतियां हैं ये भिन्न भिन्न वस्तुओं के और भिन्न भिन्न पदार्थों के उत्पादन से ये संबंधित हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं कि जो सुनहरी क्रांति है यह फसल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति जो है यह नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं, इससे संबंधित है जो वह अमृत क्रांति कहलाती है। और फल उत्पादन जो है उसको सुनहरी क्रांति कहा जाता है। भारत की कृषि जो है वह सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है, तो वर्षा पर निर्भर होती है। यानी कि भारत में कृषि का जो कार्य है तो उसका निर्भरता जो सबसे अधिक है वह बारिश पे होती है, मानसून पे होती है। उसके बाद है जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, तो वह क्या कहलाती है। यानी कि जो फसल कब बोई जाती है अक्टूबर में और काटी कब जाती है अप्रैल में, तो वह फसल क्या कहलाती है, तो वह फसल रबी की फसल कहलाती है। उसके बाद जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है, तो वह खरीफ की फसल होती है। और जो फसल रबी और खरीफ के बीच में तैयार की जाती है वह कौन सी फसल कहलाती है, तो उसको जायद का फसल कहते हैं, जो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में तैयार होती है।
और उसके बीच में बोई जाती है और तैयार भी हो जाती है, तो ऐसे फसल को जायद की फसल कहा जाता है, जो रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो खरीफ की फसल है वह कौन कौन सी है, तो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तिल है आदि है। ये क्या है, ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें कौन है, तो यह जो फसलें हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि जो ये फसलें हैं ये कौन सी हैं, तो ये रबी की फसलें हैं। यानी कि जो खरीफ की फसल है वह कब बोई जाती है, गर्मी में, और जो रबी की फसल होती है वो जाड़े के दिनों में होती है। तो ये रबी और खरीफ में अंतर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जायद की फसल कौन कौन सी है, तो इसमें है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि जो हैं ये जायद के फसल हैं और ये रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती हैं। नकदी फसल कौन सी है, तो ऐसी फसल जो नकदी कहलाती है, तो उसमें चावल है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ये ऐसा क्षेत्र जो कृष्णा और गोदावरी के बीच के जो क्षेत्र हैं इनको क्या कहते हैं, कृष्णा और गोदावरी का जो क्षेत्र है यह चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो चावल का कटोरा कौन सा है, तो कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र है। इसके बाद से जो है भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होता है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है, तो भारत ऐसा देश है कि जहाँ पे धान सबसे अधिक उगाई जाती है। तो इसका जो उत्तर होगा धान होगा। हरित क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है, तो वो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है, यानी कि हरित क्रांति के जनक हैं। और 1967 और 68 में इसका हरित क्रांति का प्रतिपादन उन्होंने किया था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है हरित क्रांति का वह है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना, या जो फसलें हैं उनको अच्छी पैदावार हो। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही, तो यह जो फसल है गेहूं और चावल, इस पे हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का भंडार, तो पंजाब को कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भारत जो है द्वितीय स्थान पे है। और धान का कटोरा पंजाब को कहा जाता है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है, तो यह मत्स्य उद्योग से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, फिर इसको हम लोग रिवाइज करते चलते हैं। यानी कि श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो है उसको कहते हैं नीली क्रांति। और जो भारत में फल उत्पादन का स्थान जो है वह है दूसरा है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो श्वेत क्रांति है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति, जो सुनहरी क्रांति है यह जो संबंध रखती है यह बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित रखती है। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई, तो जो गोल क्रांति है यह आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी, क्योंकि आलू गोल होता है तो इसलिए इसका नाम गोल क्रांति पड़ा। तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है वह झींगा उत्पादन से संबंधित है। और भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है, तो 64.5% भाग जो है जनसंख्या का वह भारत का वह कृषि कार्य में लगा हुआ है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो जो नीलगिरी की पहाड़ी है इस क्षेत्र में जो फसल उगाई जाती है वह काफ़ी है, यानी कि कॉफ़ी की जो उत्पादन है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यह राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र जो है नागपुर में है। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो नासिक है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है,
तो मूंगफली उत्पादन गुजरात में सबसे अधिक होता है, तो इसका जो ऑप्शन होता है वह गुजरात होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो वह पश्चिमी बंगाल है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर गेहूं की खेती नहीं होती है, तो ऐसा राज्य कौन सा है, तो वह तमिलनाडु है। वहाँ पे गेहूं की खेती नहीं होती है। और चावल जो है सर्वाधिक कहाँ होता है, तो पश्चिमी बंगाल में होता है। और मूंगफली होता है तो गुजरात में होता है। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है, ऐसा फसल जिसको काटने और बोने में सबसे अधिक समय लगता है तैयार होने में, तो वह गन्ना है। गन्ना 1 साल में तैयार होता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई, तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो है इसकी स्थापना 1986 में हुई। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का स्थान जो है वह 3रा स्थान है। भारत में वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का संबंध क्षेत्र है वह उसका योगदान कितना है, तो उसका 13.67% है। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है, तो वह 70% होता है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क कृषि खेती अनुसंधान। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है, तो यह खरीफ का फसल है जो गर्मी के मौसम में की जाती है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय किसे है, तो इसे का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन का है। इसके बाद भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पे पैदा होती है, तो वह ऐसा स्थान जो है दार्जिलिंग है जहाँ पे भारत का सर्वोत्तम चाय उत्पन्न होती है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं, ऐसा फसल जिसके लिए पानी तो चाहिए लेकिन पानी वहाँ जमना नहीं चाहिए, तो वह चाय जहाँ पे होती है वहाँ पे उस ज़मीन पे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, लेकिन पानी का अधिकता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह केरल है। केरल में काजू सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो जो रेशे वाली फसलें होती हैं उनमें कपास, जूट, सन इत्यादि होते हैं। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका आयात होता है। उसके बाद दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, राज्य सबसे आगे है, तो राजस्थान राज्य जो है दलहन क्षेत्र में सबसे आगे है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह कौन सा है जहाँ पे स्वच्छ मछली का उत्पादन होता है, वह राज्य जो है पश्चिमी बंगाल है जहाँ पे स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो पश्चिमी बंगाल याद रखेंगे। तो आज हम लोगों ने कुछ मेन बिंदुओं पे चर्चा किया जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।